गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज आइए हम लोग वेदिका के अंतर्गत जार्ज पंचम की नाक पढ़ें। ठीक है, तो जार्ज पंचम की नाक जो है कमलेश्वर जी ने लिखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके जो लेखक हैं कमलेश्वर जी, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सन 1932 में हुआ था। कमलेश्वर जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश मैनपुरी सन 1932 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जनवरी 2007 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें राजा निर्बंसिया है, खोई हुई दिशाएं हैं, 16 छतों वाला घर है, ये सारी कई सारी इनकी और रचनाएं। आइए इसको हम लोग विस्तृत से इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यानी अपनी पढ़ाई जो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ये दूरदर्शन में जो है पत्रिका के महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया था और संपादक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे। इसके साथ ही वे दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का प्रमुख था। उनमें से साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया और 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे। नई कहानी के आंदोलन, नई कहानी मतलब बेटा जो नई सोच, नई दिशाओं को लेकर, नए मतलब जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर लेके इन्होंने जो है अपनी रचनाओं का जो लिखने का प्रयास किया और उसको उनको क्या कहा जाता? अगुआ कहा जाता है। यानी शुरुआत इन्होंने ही किया। ठीक है ना, उसी रचनाओं में से जैसे इनका भी उन्होंने लिखा राजा निर्बंसिया है, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ठीक है, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान जैसे उपन्यास भी हैं। उन्होंने यात्रा वृत्तांत और संस्मरण और आत्मकथा जैसी भी विधाओं में अपनी कहानी को लिखा है। खाली उन्होंने कहानी उपन्यास नहीं बल्कि यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और आत्मकथा भी लिखा है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण भी देखने को मिलता है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा का उन्होंने बखूबी समझा है और व्यक्त भी है। चूँकि अब जाके उनकी 2007 में मृत्यु हुई है, इसलिए आज के जो परिवेश था, जो आज का हमारा 20 साल का समाज है, उसका उन्होंने बहुत बखूबी जो क्या समाज का चित्रण है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। उसी कहानियों में से हम देखते हैं कि उन्होंने एक व्यंग कहानी जो है जार्ज पंचम की नाक पे किया है, जो यह सरकारी तंत्र पर क्या करता है? सीधा चोट करता है। उसको हमें आघात बताता है कि चोट करता है। ये मतलब जो सरकारी तंत्र है वो कितनी लापरवाह है और किस तरह की व्यवस्था होती है और कितने बीच में जो मीटिंग होती है उस दौरान कितनी फाइलें बदली जाती हैं, कितनी फाइलों को दबाया जाता है, इन सभी का ही हम लोग जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे, पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जार्ज पंचम की नाक। ठीक है, बात उस समय की है जब इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही थी। रोज लंदन के अखबारों में क्या आ रही थी? खबरें आ रही थी और उनकी शाही दौरे की चर्चाएं खूब चल रही थी। यानी जब रानी एलिजाबेथ और अपने पति के साथ वो भारत की ओर आ रही थी तो उस समय जो है लंदन के अखबारों में उनकी राजसी जो तैयारियां थी, शाही दौरे थे, उसकी तैयारी खूब बढ़ चढ़कर चल रही थी। सबसे ज़्यादा जो तैयारी चल रही थी दर्जी के उनके पोशाक की चल रही थी। जो दर्जी का था वे किस अवसर पे क्या पहनेंगी, वैसे ही उन्हें पाकिस्तान और नेपाल भी जाना था और यहाँ से उनको पाकिस्तान और नेपाल भी जाना था। नया ज़माना था इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज भी तैयार हो रही थी। चूँकि नया ज़माना था तो बहुत सारे फोटोग्राफर भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हिंदुस्तान में बड़ी
धूम थी, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज और हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी वहाँ चर्चा चल रही थी, वहाँ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था की चर्चा और सारी चीज़ों का पता इंडिया यानी भारत को भी था, हिंदुस्तान को भी था। देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी और सड़कें साफ हो गई, इमारतें चमकने लगी। और जब ये पता चला शाही उनका जो है यात्रा करने का, तो यहाँ पर देखते ही देखते जो है दिल्ली पूरी तरह से साफ हो गया था, उसकी काया पलट हो गई थी, सड़कें बन गई थी, सब सड़कों को साफ कर दिया गया था, बड़ी बड़ी इमारतों को रंग दिया गया था। लेकिन एक बड़ी मुसीबत उस समय थी और वह मुसीबत थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ तो था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है और इस नाक की क्या है, एक लंबी दास्तान, एक लंबी कहानी है कि इस नाक को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। ठीक है, यह आंदोलन जब चल रहा था तो इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी और जो इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी उसमें से एकाएक जो है नाक जो है लाट की जो नाक थी वह गायब हो गई थी। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे, गश्त लगती रही और नाक चली गई। यानी सब जो है सुरक्षा पूरी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी लाट पर से नाक जो है क्या हो जाता है, गायब हो जाती है, नहीं रहती है। रानी आए और नाक लगे न लगे, नाक न हो, एकाएक परेशानी सभी के लिए बढ़ गई। अब रानी एलिजाबेथ आ रही हैं हिंदुस्तान और जॉर्ज पंचम की नाक न हुई, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो है लोगों में एक परेशानी बढ़ गई। ठीक है, देश के शुभचिंतकों की मीटिंग बुलाई गई और उच्च स्तर पर मशवरे हुए और तुरंत एक मूर्तिकार को जो है दिल्ली बुलाया गया और सब हुक्कामों ने लटकते चेहरे देखे तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गया। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी एक आवाज़ सुनाई दी कि क्या जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने जवाब दिया, लग जाएगी। मूर्तिकार तुरंत क्या बोला कि जो है नाक लग जाएगी। इसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए मूर्ति कब, कहाँ और किस पत्थर की बनी है। मूर्तिकार जो था यह बात चलाया कि यह मूर्ति कब, कहाँ और किस जगह पे है, यह हमें पता होना चाहिए। एक क्लर्क को फोन हुआ और छानबीन का काम पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया, किंतु फाइलें सब हजम कर चुकी थीं, सब कुछ पता ही नहीं था और सब कुछ खत्म हो गया थी, फाइलें इधर से उधर हटा दी गई थी, इसलिए कुछ पता ही नहीं था कि जॉर्ज पंचम की जो लाट है वह किस पत्थर का बना हुआ है। जब मूर्तिकार ने स्वयं बीड़ा उठाया तो उसे हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर खोजने की बात चली और जब उसने जो है नाक का पता लगाया तो उसे ये लगा कि हर जगह जा के वह नाक को ऐसा पत्थर ढूंढ के लाए। सभापति ने कहा कि जरूरत खोज करने वालों की है, इसलिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यानी तुम मेहनत करो, तुम हर जगह जाओ और उस पत्थर का आकार का उसी तरह के सेम पत्थर को तुम लेके आओ जिससे जॉर्ज पंचम की नाक लग सके और मेहनत करनी होगी और उस मेहनत का तुम्हें अवश्य सफलता, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। उसका ये छोटा सा भाषण देश के हर अखबार में भी छप गया, किंतु मूर्तिकार को सब ओर से निराशा ही मिली और वह उसे लौटना न पड़ा। उसने कहा कि पत्थर विदेशी होगा। सभापति ने कहा जब विदेश की सारी चीज़ यहाँ मिल सकती है, मूर्तिकार ने कहा कि जो है ये जो पत्थर है लगता है कि विदेशी है, तो उस पर जो है जितने सभापति थे उन लोगों ने कहा कि जब हर चीज़ें विदेशी भारत में मिल सकता है तो वह पत्थर भी मिल सकता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं जैसे तिलक, शिवाजी, सरदार पटेल और बाबू आदि बहुत सारे नेताओं की मूर्तियाँ अगर ठीक समझा जाए तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठती उसे ही उतार लाया जाए। फिर मूर्तिकार ने यह जवाब दिया और अपना विचार व्यक्त किया कि अगर नाक वैसी पत्थर नहीं मिल रही तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, तिलक हैं, पटेल हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी मूर्तियों पर से भी नाक उन पर जो फिट होता है, जो सेट बैठ जाता है, उसे उठाकर लगाया जा सकता है। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, क्योंकि ये सरकारी तंत्र की व्यवस्था होती है और इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, तो सभापति ने बड़े धीरे से कहा कि करना काम लेकिन बड़े होशियारी के साथ करना। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा और पहले मुंबई, फिर गुजरात, फिर उसके बाद बंगाल गया, फिर उत्तर प्रदेश गया, फिर पंजाब पहुंचा। सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया
और यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की भी नाक की जो है इसने कहीं में जो है नाप लिया। राजधानी में सब जगह तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। यानी सारी रानी एलिजाबेथ के आने की सारी व्यवस्था हो गई थी, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ अगर कमी क्या थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी थी। या तो अपनी नाक कटने वाली बात हो गई। अब मूर्तिकार ने बंद कमरे में अंदर अपनी नई योजना को पेश की, क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी हो गया था। इसलिए मेरी राय में 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। फिर उसने क्या सुझाव दिया कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो 40 करोड़ की, इसमें से ही किसी का लेके जो जिंदा हो उसका नाक लेके लगा दिया जाए, और यह काम मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, यहाँ आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। और उसे इजाज़त दे भी दी गई, यानी धीरे से पीछे से उसको इजाज़त मिल भी गई धीरे स्वर में। अब अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। और अब अखबार में क्या छपा कि नाक का मसला हल हो गया। जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी वालों से मदद मांगी गई और वह उसे दे भी दी गई, और वह दिन आ भी गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबर है कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लग गई, यानी ऐसी जो पत्थर की कतई नहीं है। और हर अखबार में यह बात छप गई कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है, लेकिन ऐसी नाक जो पत्थर की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उस दिन गौर करने की बात यह थी कि उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, सार्वजनिक सभा नहीं था, कोई अभिनंदन नहीं था, कोई मानपत्र भेंट नहीं था, बस लेकर स्वागत समारोह का कोई ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था, और सब अखबार खाली पड़े हुए थे। नाक तो सिर्फ एक चाहिए था, और वह भी बुद्ध के लिए। नाक तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए चाहिए था, वो भी किसके लिए चाहिए था? उस बुद्ध के लिए चाहिए था, उस मूर्ति के लिए चाहिए था। लेकिन हमारे देश में इस जो हमारा सरकारी तंत्र व्यवस्था है उसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इसमें इतनी लापरवाहियाँ हैं कि लोग अपने देश में वो अपने मान को, अपनी नाक को बचाने के लिए किसी व्यक्ति का जिंदा नाक भी लगाने के लिए तैयार हो गए, जो यह हिंदुस्तान के लिए या जो है हमारे लिए शर्म की बात थी। ठीक है, तो आज आपका बात यहीं खत्म हो जाए। थैंक यू।